नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 की पाठ्य पुस्तक रेनबो पार्ट 2 से पाठ 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, एंड इट हैज़ बिन रिटन बाय महात्मा गांधी, और इसको लिखा है महात्मा गांधी ने जी। आइए महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी, ये है महात्मा गांधी का पूरा नाम, मोहनदास करमचंद गांधी। और जो ये कोष्ठक में देख रहे हैं ना 1869 एंड 1948, इट मीन्स महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन 1869 एंड डाइड इन 1948। मतलब गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1948 में हुई थी। पॉपुलरली नोन एज बापू, इनको हम बापू के नाम से जानते हैं, और द फादर ऑफ द नेशन, और इनको हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये जो फादर ऑफ द नेशन है ना, राष्ट्रपिता, तो महात्मा गांधी जिनका जन्म 1869 और मृत्यु 1948 को हुई थी, उनको हम बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। बच्चों, पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनेता, और स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक नेता। स्पिरिचुअल का अर्थ होता है बच्चों, ये जो आध्यात्म है ना, इसमें धन और धन से खरीदी गई वस्तुओं का ज़्यादा महत्व नहीं होता। इसमें व्यक्ति की स्पिरिट, उसके सोल, उसके थॉट्स, उसके फीलिंग्स और उसके इमोशंस को ज़्यादा वरीयता या तरजीह दी जाती है। तो यहाँ पे कहा गया है गांधी जी राजनेता कम और एक आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। बच्चों, ये जो देख रहे हैं ना, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, ये नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, चीफ वेपन्स का मतलब होता है प्रमुख अस्त्र, ब्रिटिश रूल का मतलब होता है ब्रिटिश शासन, और ये गेन का मतलब होता है हासिल करना। गेन मतलब हासिल करना। लिखा हुआ है कि गांधी जी सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी ने सफलतापूर्वक, यूज्ड मतलब इस्तेमाल किया, ट्रूथ मतलब सच्चाई, एंड नॉन वायलेंस, गांधी जी ने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का उपयोग एज अ चीफ वेपन्स, मुख्य अस्त्र के रूप में किया, मुख्य शस्त्र के रूप में किया, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सत्य और अहिंसा का प्रयोग मुख्य हथियार के रूप में किया, एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। ये जो गेन देख रहे हैं ना, प्राप्त करना, और इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल मुख्य हथियार के रूप में किया और भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत मदद की। आगे देखिए बच्चों, फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। बच्चों, डोमिनेट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा प्रभाव होना, अर्थात 1915 से लेकर के 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। गांधी जी का भारतीय राजनीति पे बहुत प्रभाव रहा था। ही डाइड एट द हैंड्स, एट द हैंड्स का मतलब होता है बच्चों के हाथों, और ये जो फैनेटिक देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कट्टर व्यक्ति। गांधी जी की मृत्यु ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को एक कट्टर व्यक्ति के हाथों गांधी जी की हत्या हुई, अर्थात गांधी जी मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, ये जो ऑटोबायोग्राफी देख रहे हैं ना बच्चों, इसका अर्थ होता है आत्मकथा। यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा आपको बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। बच्चों, बायोग्राफी जब किसी व्यक्ति की जीवन कथा कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी, और उसकी हिंदी होती है जीवनी। और जब व्यक्ति की जीवन कथा वह स्वयं लिखता है तो उसको बोलते हैं आत्मकथा, और उसकी अंग्रेजी होती है ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ लिखा हुआ हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ।
गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, अर्थात मेरे सत्य के प्रयोग। एंड द न्यूमरस का मतलब होता है अनगिनत, आर्टिकल्स का मतलब होता है बच्चों लेख, रिवील का मतलब होता है पता चलना, और ये जो चेस्ट देख रहे हैं ना, चेस्ट का मतलब होता है प्योर, शुद्ध, और ये जो आइडियमेटिक देख रहे हैं इसका मतलब होता है मुहावरेदार। समझिए, हीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, यानी गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और अनगिनत लेख दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। याद रखेंगे, गांधी जी एक पत्रिका के लिए लेख लिखते थे, उस पत्रिका का नाम है यंग इंडिया, और आपकी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में ये अक्सर पूछा जाता है। अर्थात गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, और साथ ही बहुत सारे लेख जो गांधी जी ने यंग इंडिया के लिए लिखे, एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड, और भाषण जो गांधी जी ने दिए ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, विभिन्न अवसरों पे, रिवील हिम, इससे पता चला नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, कि गांधी जी केवल एक मौलिक विचारक ही नहीं, बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर, बल्कि एक बहुत बड़े मालिक थे चेस्ट एंड इडियमेटिक इंग्लिश, अर्थात शुद्ध और मुहावरेदार अंग्रेजी के गांधी जी बहुत बड़े जानकार थे। मतलब गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ और अनेकों लेख जो गांधी जी ने यंग इंडिया के लिए लिखे, एंड द स्पीचेज, और भाषण दैट डिलीवर्ड, और गांधी जी ने जो विभिन्न अवसरों पे भाषण दिए, उससे पता चलता है कि गांधी जी वाज नॉट ओनली अ ओरिजिनल थिंकर, गांधी जी केवल एक मौलिक विचारक ही नहीं, बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियमेटिक इंग्लिश, कि गांधी जी केवल मौलिक विचारक ही नहीं बल्कि शुद्ध और मुहावरेदार अंग्रेजी के बहुत बड़े ज्ञाता भी थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन which had successfully withstood the passage of time। बच्चों ये लिखा है, जो एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है अंश। तो लिखा है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो आप निम्नलिखित अंश पढ़ने जा रहे हो जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन। साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है मजबूत नींव, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी बात करते हैं द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव की बात करते हैं, व्हिच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज टाइम, जिसने सफलतापूर्वक बदलते हुए समय का सामना किया है, अर्थात मजबूत है, तभी इसने समय के झोंकों को सहा है, और इसी की बात गांधी जी करते हैं। The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। बच्चों ये याद रखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हर जगह बात हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन की और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। इंडियन सिविलाइजेशन को कहीं जगह एंशिएंट सिविलाइजेशन भी कहा गया, मतलब प्राचीन सभ्यता कहिए या भारतीय सभ्यता कहिए, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन या यूरोपियन सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता कहिए या यूरोप की सभ्यता कहिए, इन दोनों सभ्यताओं को हमेशा इस पाठ में तौला गया, हमेशा उनके बीच तुलना की गई है और यह बताने की कोशिश की गई है कि हम भारतीयों के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तो गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी यहाँ पे हमारी इंडियन सभ्यता की मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि हमारी सभ्यता ने बदलते हुए समय के झोंकों को सहा है। The Western civilization which has the tendency to privilege materiality, गांधी जी कहते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है ना, उसकी एक टेंडेंसी है, उसकी एक प्रवृत्ति है टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, कि वह भौतिकवाद की पूजा करती है। भौतिकवाद का अर्थ होता है वह व्यवस्था जहाँ पैसों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, जहाँ पैसों की तरजीह ज़्यादा होती है और पैसों से खरीदी गई वस्तुओं का ज़्यादा मान होता है, न कि आत्मा का, न कि स्पिरिट का, न कि इमोशंस का, न कि फीलिंग्स का, न कि थॉट्स का।
तो गांधी जी कहते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है ना, उसकी एक प्रवृत्ति है कि वह भौतिकवाद की पूजा करती है, और भौतिकवाद की पूजा करने वाली सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती। मैच का मतलब बराबरी करना, भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती। क्यों? दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है ना, ये एलिवेट करती है, ये मोरल बीइंग को, ये नैतिकता का बढ़ावा देती है, ये नैतिकता को बढ़ावा देती है, जबकि उनकी सभ्यता, जो पश्चिम की सभ्यता है ना, वो अनैतिकता को बढ़ावा देती है। इसलिए उनकी सभ्यता हमारी सभ्यता कभी बराबरी नहीं कर सकती, ये गांधी जी कहते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। बच्चों लिखा है कि आई बिलीव दैट इंडियन सिविलाइजेशन I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। बच्चों लिखा हुआ है कि मेरा मानना है, मैं विश्वास करता हूं that the civilization India has evolved, कि जिस सभ्यता का विकास भारत ने किया है, evolved मतलब विकास करना, कि जिस सभ्यता का विकास भारत ने किया है, is not टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई अन्य सभ्यता इसको पराजित नहीं कर सकती। मतलब दुनिया में भारतीय सभ्यता की कोई सानी नहीं है, इसका कोई जोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। नथिंग कैन इक्वल, इक्वल का मतलब होता है बराबरी करना, और एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। लिखा नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने सभ्यता के जो बीज बोए हैं ना, कोई भी चीज उसकी बराबरी नहीं कर सकती। रोम वेंट, बच्चों आप लोग रोम की सभ्यता के बारे में पढ़े होंगे। रोम वेंट, रोम का नाश हो गया। ग्रीस शेयर्ड द, आगे बढ़ते हैं, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। बच्चों रोम का नाश हो गया, ग्रीस का भी वहीं हश्र हुआ। एंड द माइट ऑफ द फराउज, फराउज ये थे ना, फराउज ये इजिप्त के शासक थे। द माइट ऑफ द फराउज वाज ब्रोकन, यानी इजिप्त के जो शासक थे फराओ, उनकी ताकत का अंत हो गया, रोम मिट गया। ग्रीस का भी वहीं हश्र हुआ, फराओ की ताकत भी समाप्त हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान का पश्चिमीकरण हो गया है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि भारत आज भी अपनी नींव पे कमोबेश मजबूती से खड़ा है। मतलब दुनिया में जितनी प्राचीन सभ्यताएं थी सबका नाश हो गया, जापान का पश्चिमीकरण हो गया, चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक भारत ही ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता कमोबेश आज भी अपनी नींव पे मजबूती से खड़ी है। The people of Europe learn their lessons from the writings of the men of Greece or Rome which exist no longer in their former glory। ये जो एग्जिस्ट देख रहे हैं ना बच्चों, अस्तित्व में होना, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होना। क्या कहते हैं सुनिए, गांधी जी कहते हैं द पीपल ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, यानी रोम और ग्रीस के लेखकों के द्वारा लिखित रचनाओं से यूरोप के लोग सबक सीखते हैं या अपने लिए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। व्हिच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, और उनके जो लेखक हैं ना, ग्रीस के जो लोग हैं, जो रोम के लोग हैं, जिनके द्वारा रचित रचनाओं राइटिंग्स से यूरोप के लोग सबक सीखते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं ना, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने इनको लिखा, यानी इन ज्ञान के जो जनक थे ना, उनका अस्तित्व मिट गया, उनकी अपनी सभ्यता समाप्त हो गई। अतः जब लेखकों की सभ्यता समाप्त हो गई तो उन लेखों को पढ़ने वाले लोगों की सभ्यता समाप्त नहीं होगी क्या? सुनिए क्या कहते हैं गांधी जी। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। यानी यूरोप के लोग ये इमेजिन करते हैं, ये मानते हैं कि दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स, कि ये लोग वे गलती नहीं करेंगे जो गलती ग्रीस और रोम के लोगों ने किया। भाई ऐसा हो सकता है क्या कि जिनसे आप ज्ञान प्राप्त करते हो और जिनसे आप ज्ञान प्राप्त करते हो उनकी सभ्यता का अंत हो गया, तो उनसे ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों की सभ्यता का अंत नहीं होगा क्या? होगा ना?
लेकिन यूरोप के लोग ये कहते हैं कि भाई जो गलती ग्रीस और रोम के लोगों ने किया ना, वो गलती हम नहीं करेंगे, एंड सच इज़ दियर पिटिएबल कंडीशन। और यहीं तो उनके बुरे हालात हैं, यहीं तो उनकी बुरी स्थिति है कि अरे भाई आपके लेखकों का अंत हो गया और आप एग्जिस्ट करोगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये गांधी जी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज आवर ग्लोरी। यानी इन द मिडस्ट ऑफ का अर्थ होता है बच्चों इन सब के बीच में, मतलब रोम का नाश हुआ, ग्रीस का भी वहीं हस्र हुआ, जापान का पश्चिमीकरण हो गया, फराव की ताकत मिट गई, चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना परिवर्तन हुआ। और इन परिवर्तनों के बीच, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस का मतलब हुआ इन सारे परिवर्तनों के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सब के बीच भारत आज भी अचल है। इमूवेबल का मतलब अचल, अडिग। भारत आज भी अचल है, अडिग है, एंड दैट इज हर ग्लोरी। और यही भारत की गौरव है, यही भारत की ख्याति है, यही भारत की प्रतिष्ठा है। गौरव का अर्थ होता है गौरव, ख्याति और प्रतिष्ठा। यानी सब लोग बदले, हम नहीं बदले, हम आज भी अपनी नींव पे मजबूती से खड़े हैं और यही हमारी ख्याति है, प्रतिष्ठा है, यही हमारा गौरव है। इट इज ए चार्ज। जो बच्चों चार्ज देख रहे हैं ना, ये मोबाइल चार्ज करना नहीं है, इस चार्ज का मतलब होता है आरोप। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid। बच्चों, पश्चिम के लोग हम पे आरोप लगाते हैं, चार्ज लगाते हैं, that her people, यहाँ पे हर का प्रयोग भारत के लिए किया गया है, कि भारत के लोग are so uncivilized, इतने असभ्य हैं, ignorant, इतने अनपढ़ हैं, and stolid मतलब बेवकूफ़, कि भारत के लोग इतने असभ्य हैं, इतने अनपढ़ हैं, इतने मंद बुद्धि के हैं, that it is not possible to induce them to adopt any changes, कि वे लोग परिवर्तनों को स्वीकार ही नहीं करते। ये पश्चिम के लोग हम पे चार्ज, आरोप लगाते हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? पश्चिम के लोग कहते हैं कि भारत के लोग अनपढ़ हैं, असभ्य हैं, भारत के लोग मंद बुद्धि वाले हैं, क्योंकि वे परिवर्तनों, चेंजेज को अडॉप्ट, स्वीकार नहीं करते। गांधी जी का क्या जवाब है, सुनिए। गांधी जी कहते हैं इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। या सचमुच में हमारी मेधा पे लगाया गया एक बहुत बड़ा आरोप है। मेरिट मतलब आरोप। What we have tested and found true on the anvil of experience। तो एनविल देख रहे हैं ना, किसी लोहार के यहाँ गए हैं, उसकी दुकान में एक वो ब्लॉक होता है, मेटल ब्लॉक, जिस पे वो वस्तुओं को रख करके पीटता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं निहाई। तो गांधी जी क्या कहते हैं, सुनिए। व्हाट वी हैव टेस्टेड, यानी जिसको हमने जांचा है, जिसको हमने परखा है, एंड फाउंड ट्रू, और जांच परख के बाद जिसको हमने सही पाया है, ऑन द एनुअल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जिस चीज को अनुभव की निहाई पे हमने जांचा है, परखा है, और जांचने और परखने के बाद भी सही पाया है, वी डेयर नॉट चेंज, उसको बदलने की हमारी साहस नहीं है। यानी पश्चिम के लोग कहते हैं कि भारत के लोग अपने आप को बदलते नहीं हैं, वे परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई अनुभव की निहाई पे जिस चीज़ को हमने परखा है, तौला है, जांचा है, और जांचने के बाद भी सही पाया है, वी डेयर नॉट चेंज, उसको बदलने की हमारी हिम्मत नहीं है। आगे क्या कहते सुनिए। मेनी थ्रस्ट, जो थ्रस्ट का मतलब होता है थोपना, मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी। बहुत सारे लोग भारत पे अपने विचारों को, अपने सुझावों को थ्रस्ट करते हैं, बच्चों थोपते हैं, लेकिन हमने किसी विचार को स्वीकार नहीं किया, एंड सी रिमेन्स स्टडी, और भारत आज भी अचल है, अडिग है। भारत ने कभी भी अनावश्यक परिवर्तनों को स्वीकार नहीं किया। दिस इज अ ब्यूटी, यही भारत की सुंदरता है, एंड इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे उम्मीदों का मुख्य आधार है। सीट एंकर का मतलब मुख्य आधार है। नंबर 3 में गांधी जी क्या कहते हैं, सुनिए। गांधी जी कहते हैं सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। गांधी जी कहते हैं ये सिविलाइजेशन जो है ना, सभ्यता जो है, ये मोड ऑफ कंडक्ट है, ये आचरण और व्यवहार का तरीका है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो इंसान को दिखाती है द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पथ।
आपसे पूछा जाएगा कि सिविलाइजेशन क्या है, आप कहेंगे सिविलाइजेशन आचरण या व्यवहार का तरीका है जो हम इंसानों को कर्तव्य के पथ पे चलने के लिए प्रेरित करती है, यही सभ्यता है। सुनिए, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस का मतलब होता है क्रियान्वयन, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है अनुपालन। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। बच्चों, ये जो कन्वर्टिबल है ना, इसका मतलब होता है बदलने या परिवर्तन योग्य। कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी अर्थात कर्तव्य पालन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी और नैतिकता का पालन, ये कन्वर्टिबल टर्म्स, यानी एक के बदले दूसरे का और दूसरे के बदले इसका, यानी एक के बदले दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये समानार्थी शब्द हैं। कौन कौन? यदि आप अपने कर्तव्य को शानदार ढंग से करते हो तो इसका मतलब हुआ कि आप नैतिकता का पालन करते हो, और आप नैतिकता का पालन करते हो इसका मतलब हुआ कि आप अपने कर्तव्यों का शानदार ढंग से क्रियान्वयन करते हैं। इसलिए इन दोनों टर्म्स को हम कन्वर्टिबल या परिवर्तन करने योग्य शब्दावली मानते हैं। गांधी जी कहते हैं टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। बच्चों, मोरलिटी का मतलब हुआ नैतिकता, अटेन का मतलब हासिल करना, मास्टरी का मतलब होता है स्वामित्व, माइंड्स का मतलब दिमाग, और पैशंस का मतलब होता है जुनून, हसरत। गांधी जी कह रहे हैं टू ऑब्जर्व मोरलिटी यानी नैतिकता अनुपालन का मतलब होता है इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, कि हम अपने दिल पे, हम अपने दिमाग पे और अपने पैशंस पे, अपने जुनून पे, अपनी ख्वाहिशों पे, अपनी तमन्नाओं पे, अपनी इच्छाओं पे क्या पाएं? काबू पाएं। यानी अपने मन पे और अपनी इच्छाओं पे काबू पाना ही नैतिकता पाना है। नैतिकता पाना क्या है? नैतिकता पाने का मतलब हुआ कि हम अपने दिमाग पे, हम अपने जुनून पे, हम अपनी ख्वाहिशों पे क्या पाएं? नियंत्रण पाएं। यही नैतिकता है। सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स। ऐसा करके कैसा करके? मतलब हम अपने दिमाग पे और अपने जुनून पे नियंत्रण अगर हम पा लिए तो वी नो आवरसेल्व्स, तो हम लोग अपने आप को जान गए कि हम क्या हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट का मतलब समकक्ष है, समानार्थी। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा आचरण या अच्छा व्यवहार। गुजरात में सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण या अच्छा व्यवहार। नंबर 4 में क्या कहते हैं, सुनिए। गांधी जी कहते हैं कि इफ दिस डेफिनीशन, जो बच्चों डेफिनीशन देख रहे हैं ना, डेफिनीशन का मतलब होता है परिभाषा। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। कह रहे हैं कि ऊपर जो हमने परिभाषा दिया ना, अगर वो परिभाषा सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने, विचारकों ने दिखाया है, इंडिया हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, कि भारत को दुनिया के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मुल्क से, किसी भी देश से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। एंड दिस इज एट इट शुड बी, और भारत जैसा है वैसा ही ठीक है और वैसा ही इसको रहना चाहिए, हमें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये गांधी जी कहते हैं। नंबर 5, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ये बच्चों बहुत अच्छी बात गांधी जी कह रहे हैं, आप गौर करेंगे। वी नोटिस, गांधी जी कहते हैं माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा मन है ना, यह एक रेस्टलेस बर्ड है, एक चंचल पक्षी है, ये कभी स्थिर नहीं रहता, ये हमेशा उड़ता रहता है, याद रखिएगा। और ये पक्षी जितना उड़ेगा ना, ये पक्षी जितना उड़ेगा उतना ही आपको मुसीबतों में डालेगा। गांधी जी कहते हैं, सुनिए, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। हमारा जो मन है ना, यह एक बेचैन पक्षी है, जितना ही ज़्यादा इसको मिलता है ना, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही ज़्यादा इसको मिलता है उतना ही ज़्यादा यह और पाना चाहता है। एंड स्टिल्स रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और इसके बावजूद भी यह हमेशा असंतुष्ट रहता है। बच्चों, आप अगर अपनी इच्छा पूर्ति में लग जाओ ना, तो इच्छा पूर्ति करते रह जाओगे, लेकिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। गांधी जी कहते हैं, सुनिए,
द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना ही हम अपनी ख्वाहिशों में संलिप्त होंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही ज़्यादा हमारी इच्छाएं जो है ना ये अनियंत्रित होंगी। क्या होंगी? अनियंत्रित होंगी। अर्थात जिस प्रकार से आग में घी डाल करके ज्वाला बुझाई नहीं जा सकती ना, उसी प्रकार से भौतिक वस्तुओं की आपूर्ति से इच्छाओं को बुझाया नहीं जा सकता। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि आपका जो ये मन है ना, यह चंचल पक्षी है, इसको बुद्धि रूपी पिंजरे में कैद कर दीजिए, तभी आप खुश और सुखी रह पाएंगे। सुनिए, आवर एंसेस्टर्स Therefore set a limit to our indulgence, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे ना, हमारे दादा और जो परदादा थे ना, उन लोगों ने हमारी संलिप्तताओं की एक सीमा रेखा, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। क्यों खींची थी? सुनिए, They saw that happiness was largely a mental condition, क्योंकि उन्हें पता था कि धन से खुशी का कोई वास्ता नहीं है, भौतिक वस्तुओं से खुशी का कोई वास्ता नहीं। उन्हें पता था दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, कि खुशी जो है ना यह एक मानसिक स्थिति है, इसका धन से कोई मतलब नहीं है, इसका फिजिकल पोजेशन से कोई लेना देना नहीं है, यह मानसिक स्थिति है। ये गांधी जी कह रहे हैं। सुनिए, ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। गांधी जी कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति खुश है क्योंकि वह रिच है, और अनहैप्पी, नाखुश है, उदास है, बिकॉज ही इज पुअर, ये जरूरी नहीं है। सुनिए, गांधी जी कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि जो खुश है वह अमीर है और जो उदास है, जो दुखी है, वह गरीब है। यह जरूरी नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, हमेशा देखा गया है कि अमीर जो है ना वो दुखी हैं, एंड द पुअर टू बी हैप्पी, और देखा गया कि अमीर जो हैं वे दुखी हैं और गरीब जो हैं वो खुश हैं। इसका मतलब ये हुआ कि खुशी का धन से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहते हैं? सुनिए, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। बहुत बढ़िया वाक्य गांधी जी कहते हैं कि लाखों लोग गरीब हैं, लाखों लोग गरीब थे, लाखों लोग गरीब हैं और लाखों लोग गरीब रहेंगे। पढ़िए, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, और इस चीज़ को हमारे पूर्वजों ने भांप लिया था, ऑब्जर्व कर लिया था, मतलब भांप लिया था। और इसलिए आवर एंसेस्टर्स डिसअवॉइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें डिसअवॉइड किया था, हमें मना किया था कि भारत के लोगों, तुम लोग लग्जरी और प्लेजर से, तुम लोग भोग विलास और आनंद प्रदान करने वाली वस्तुओं से दूर रहो। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें डिसअवॉइड किया था, क्योंकि इन वस्तुओं से असली शांति और असली खुशी मिलने वाली नहीं है। आगे पढ़िए, वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ, बच्चों जो प्लाउ देख रहे हैं ना, हल होता है, वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। कह रहे हैं गांधी जी कि हजारों साल पहले जो हल था ना, उसी हल से हम लोग आज भी खेती करते हैं। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, का मतलब झोपड़ी, घर, वो फूस का। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजिनस स्वदेशी एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। गांधी जी कहते हैं कि हजारों साल पहले जिस हल से हमारे पूर्वजों ने खेती की थी, उसी से हम भी खेती कर रहे हैं। जिस कॉटेज में वो रह रहे थे, उसी कॉटेज में हम भी रहते हैं। और हमारी जो शिक्षा प्रणाली है ना, स्वदेशी, इंडिजिनस, स्वदेशी प्रणाली है, ये आज भी कायम है। मतलब हमने परिवर्तन नहीं किया। आगे क्या कहते हैं सुनिए, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कॉम्पिटिशन। जो लाइफ देख रहे हैं ना बच्चों आप, ये लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे जान लेने वाली प्रतियोगिता। यानी उस काल में, जिस काल की ये बात हो रही है, उस काल में कंपटीशन ऐसा नहीं था, ऐसी गलाकट प्रतियोगिता नहीं थी कि प्रतियोगिता के कारण लोगों की जान चली जाए। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। तो क्या थी सुनिए, गांधी जी कहते हैं ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड। जितने भी लोग थे ना, हर भारतवासी जो था, फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, यानी सब लोग अपने अपने पेशे में, ऑक्यूपेशन मतलब पेशा,
सब लोग अपने अपने ऑक्यूपेशन में लगे थे, ट्रेड, सब लोग अपने अपने व्यापार में लगे थे। एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, वेज का मतलब होता है बच्चों मजदूरी। सब लोग अपने अपने पेशे में लगे थे, सब लोग अपने अपने व्यापार में लगे थे और अपने काम के बदले एक निश्चित और नियमित मजदूरी भी लेते थे। मतलब हजाम अपने काम में लगा था, लोहार अपने काम में लगा था, धोबी अपने काम में, ब्राह्मण अपने काम में लगा था और सब लोग अपना अपना काम करते थे और उस काम के बदले एक निश्चित मजदूरी लेते थे। आगे सुनिए, इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। गांधी जी ने कहा ना कि हम 1000 साल पुरानी हल से खेत जोतते थे, जिस घर में हमारे पूर्वज रहते थे उसी घर में हम भी रहते थे, और जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उन लोगों की थी उसी प्रकार की व्यवस्था हमारी भी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, सुनिए गांधी जी कहते हैं इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें मशीन बनाना नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम मशीन बनाना नहीं जानते थे, आप ये ना सोचें। बट आवर फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज। आवर फोर फादर्स न्यू दैट इफ वी सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स। क्योंकि हमारे पूर्वजों को बच्चों मालूम था कि अगर भौतिक वस्तुओं के पीछे हम अपना दिल लगा बैठे, उसके पीछे हम भागना शुरू कर दिए, तो वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम उन भौतिक वस्तुओं के गुलाम, स्लेव्स गुलाम, दास बन जाएंगे। एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हमारा चाल चलन चरित्र सब क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए हमने मशीनों की खोज, मशीनों का आविष्कार नहीं किया। देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिबरेशन, जो ड्यू डेलिबरेशन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है बच्चों समुचित। क्या होता है, समुचित। ये डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार। आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। बहुत बड़ी बात गांधी जी कहते हैं, गांठ बांध लीजिएगा बच्चों। गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर भौतिक वस्तुओं के पीछे हम अपने दिल को लगा बैठे तो हम उनके गुलाम बन जाएंगे, एंड वी वुड लूज आवर मोरल फाइबर, और हमारा चाल चलन बिगड़ जाएगा। इसलिए काफ़ी विचारोपरांत हमारे पूर्वजों ने फैसला किया था दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड डू विथ आवर हैंड्स एंड फीट। हम लोग वही करेंगे, हम लोग वही काम करेंगे जिनको हम अपने हाथों से और अपने पैरों से कर सकें, उसी काम को हम लोग करेंगे। ये गांधी जी कहते हैं दे सॉ दैट रियल हैप्पीनेस। ये जो बच्चों रियल हैप्पीनेस देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है असली खुशी। एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन द प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। गांधी जी कहते हैं कि हम वही करेंगे जो हम हाथों और पैरों से कर सकें। पता है क्यों? क्योंकि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। क्योंकि जो असली खुशी है ना, जो जीवन का असली मज़ा है, जो असली स्वास्थ्य है ना, वह हाथ और पैर के उचित प्रयोग में ही है। मतलब गांधी जी कहते हैं, समझिएगा, कि अगर आपके शरीर में कोई एलिमेंट, कोई व्याधि हो, कोई रोग हो, आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम हो, आपका पैर से चला नहीं जाए, हाथ से काम न किया जाए, तो आपको धन पे बैठा दिया जाए ना, तो आप कहेंगे मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अपना हाथ सही चाहिए, मुझे पैर सही चाहिए। इसलिए हम लोगों को आज भी अपने हाथ और पैर के चलने में ही असली खुशी है, धन की प्राप्ति में असली खुशी नहीं है। ये गांधी जी कहते हैं। आगे सुनिए, आगे गांधी जी बच्चों कहते हैं कि दे फर्दर रीजन्ड। बच्चों जो फर्दर देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है आगे, और रीजन का मतलब होता है तर्क दिया। दे फर्दर रीजन्ड दैट लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर का मतलब होता है फंदा, एंड अ यूजलेस एनकम्बरेंस। यूजलेस का मतलब बेकार, और एनकम्बरेंस का मतलब बर्डन, बोझ या भार। गांधी जी कहते हैं कि जो लार्ज सिटीज है ना, ये जो बड़े शहर है ना, ये ट्रैप हैं, ये स्नेयर हैं, ये जाल हैं, ये फंदा हैं। एंड यूजलेस एनकम्बरेंस, ये बेकार की बोझ हैं। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और यदि आप लोगों को उन शहरों में रखें ना, तो लोग वहाँ पे खुश नहीं रहेंगे। कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति जाल में रहना नहीं चाहेगा, कोई भी व्यक्ति अपने माथे पे बेकार के बोझ को ढोता हुआ नहीं रहेगा। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि बड़े बड़े शहर जो है ना, ये जाल हैं, ये फंदा हैं, ये बेकार के बोझ हैं, और लोग वहाँ खुश नहीं रहेंगे। आइए समझा रहे हैं हम आपको कि गांधी जी बड़े शहरों को जाल और फंदा क्यों कहते हैं। सुनिए,
दैट देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, क्योंकि शहरों में चोरों और डकैतों के गैंग्स हैं, उनके वहाँ पे दल रहते हैं और वे अपने जाल में लोगों को क्या कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। आगे सुनिए, गांधी जी कहते हैं रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन, शहरों में वेश्यावृत्ति भी है, शहरों में चोर रहते हैं, शहरों में डकैत रहते हैं, शहरों में वेश्यावृत्ति है, प्रोस्टिट्यूशन, एंड वाइस फ्लरिशिंग इन देम, और शहरों में बुराइयों का जन्म होता है, बुराइयों का विकास होता है, एंड दैट पुअर मेन वुड बी रॉब्ड और बाय रिच मैन, और शहरों में जो अमीर लोग होते हैं ना, वे गरीबों को लूट लेते हैं। They were there satisfied with a small villages, इसलिए हमारे पूर्वज जो थे ना अपने गांव से ही संतुष्ट थे। क्यों संतुष्ट थे? क्योंकि शहर जो है ना वो चोरों और डकैतों का अड्डा है, वह वेश्यावृत्ति का अड्डा है, वह बुराइयों का अड्डा है। यदि आप एक बार वहाँ पे चल गए तो आप वेश्याओं के जाल में पड़ जाएंगे, आप चोरों के फंदे में, डकैतों के फंदे में उलझ जाएंगे और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और बच भी गए तो आपको वहाँ के अमीर क्या कर लेंगे, लूट लेंगे। यही कारण था कि हमारे पूर्वज अपने गाँवों से ही संतुष्ट थे, और यही कारण है कि भारत को आज भी गाँवों का देश कहा जाता है। बच्चों आगे देखते हैं, दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर swords were inferior to the sword of ethics। बच्चों जो इथिक्स देख रहे हैं ना, इथिक्स का मतलब होता है ग्रंथ या नीति शास्त्र। बच्चों हमारे पूर्वज जानते थे कि किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड, की राजा, हमारे देश में एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं, कि राजा और उनकी तलवारें वेयर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, ग्रंथों की तलवार के आगे, नीति के तलवार के आगे हमारे देश में राजाओं की तलवार कुछ भी नहीं थी, इन्फीरियर थी, यानी उससे छोटी थी, उससे कमजोर होती थी। एंड therefore held the sovereigns of the earth, sovereigns का मतलब बच्चों राजा रानी, of the earth to be inferior to the rishis। और हमारा देश ऐसा था ना कि ग्रंथों के आगे राजाओं की तलवारें कुछ नहीं थी, ऋषियों और मुनियों के आगे राजा कुछ नहीं थे। एंड फकीरों के आगे भी राजा अपना सर झुकाते थे, और ग्रंथ के सामने राजा महाराजा अपने तलवारों को झुका देते थे। ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, हम उस देश के वासी हैं बच्चों जहाँ के विधान, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था कि राजा ऋषियों के सामने सर झुकाते थे और ग्रंथों के आगे राजा अपने तलवार नीचे रख देते थे। हम उस देश के वासी हैं जहाँ ऐसा विधान था। इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। तो भाई हम ऐसे देश के लोग हैं जहाँ राजा ग्रंथ के आगे सर झुकाते थे, फकीरों के सामने सर झुकाते थे, ऋषियों मुनियों के सामने सर झुकाते थे। तो ऐसे देश के लोगों को टीच अदर्स, हम दूसरों को सिखाने के लिए हैं, नॉट टू लर्न फ्रॉम अदर्स, हम दूसरों से सीखने के लिए नहीं हैं, ये गांधी जी कहते हैं। सुनिए, द नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स। बच्चों बाउंड्स का मतलब सीमा या हद। कहते हैं कि हमारे देश में कोर्ट्स भी था, कचहरी भी थी, लॉयर्स वकील भी थे, डॉक्टर्स भी थे, लेकिन सब एक सीमा में रहते थे, सबके लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वे नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, और सब लोगों को पता था कि जो ये लॉयर्स थे, जो डॉक्टर्स थे ना, जो कोर्ट्स थे ना, ये जो पेशा था ना, इस पेशे को विशेषकर बहुत अच्छा सुपीरियर नहीं माना जाता था। मोर ओवर दिज वकील्स एंड वैज एंड रॉब पीपल, ये जो लोग थे ना, वकील जो थे, जो वैद थे ना, नॉट रॉब पीपल, ये लोगों को बच्चे लूटते नहीं थे। आज तो आम आदमी हर जगह लूटा जाता है। गांधी जी दावा करके कहते हैं कि हमारे देश में कोर्ट्स भी था, लॉयर्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे, लेकिन सब अपनी सीमा में रहते थे, और वकील और वैद डिड नॉट रॉब पीपल, ये लोगों को लूटते नहीं थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स का मतलब आश्रित व्यक्ति, ये लोगों पर आश्रित थे, लोग बच्चों इन पर आश्रित नहीं थे। नॉट देयर मास्टर्स, ये लोगों के मालिक नहीं थे, ये लोगों को सेवक थे। हालात आज एकदम उल्टा है बच्चों। गांधी जी कहते हैं वकील भी थे, वैद्य भी थे, बहुत सारे लोग थे, ये लोगों के मालिक नहीं थे, ये लोगों के सेवक थे। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, बच्चों न्याय सर्वसुलभ था, न्याय की व्यवस्था अच्छी खासी थी।
द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, और सामान्य नियम यह था, सामान्य चलन ये था कि लोग कोर्ट कचहरी जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अधिकांश मामले गांव के ही प्रतिष्ठित लोग सुलझा देते थे। देयर वेर नो टाउट्स, बच्चों टाउट्स का मतलब दलाल, जो आज गांव गांव भरा हुआ है। गांधी जी कहते हैं देयर वेर नो टाउट्स टू ल्योर पीपुल इनटू देम। उस समय कोई दलाल नहीं होता था, चमचे नहीं होते थे जो लियोर करें, जो लोगों को फुसलाएं और फुसला करके कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएं। न दलाल थे और न ही लोग कोर्ट कचहरी जाना चाहते थे, स्थानीय स्तर पे ही अपनी समस्याओं को सुलझा लेते थे। द ईविल टू वाज नोटिसेबल, जो ईविल देख रहे हैं ना बच्चों, बुराई या पाप होता है, दिस ईविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। अगर कुछ बुराई भी थी ना तो केवल राजधानियों में थी, एंड अराउंड, और राजधानियों के आस पास थी। गांवों में कोई बुराई, कोई कमी, कोई दोष नहीं था। द कॉमन पीपल, आम लोग, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो आम लोग थे, जो साधारण लोग थे, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक, बिना भय के और अपना सर उठा करके जीते थे। एंड फॉलोड दियर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और सब लोग अपनी अपनी खेती बाड़ी में लगे थे। एंड दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और इस प्रकार से वे लोग गृह जीवन का, होम रूल का मतलब गृह जीवन कहिए या स्वराज कहिए, इस प्रकार से वे लोग एक शानदार गृह जीवन का आनंद लेते थे। कहने का मतलब हुआ कि न्याय सर्वसुलभ था, दलाल थे नहीं जो लोगों को कोर्ट लेकर के जाएं, लोग अपनी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लेते थे। सब लोग अपने अपने कामों में लगे थे और अपने कामों के बदले की निश्चित मजदूरी लेते थे। लूटने में विश्वास नहीं था लोगों का, सेवा करने में ये विश्वास करते थे। इस प्रकार से ये एक शानदार घरेलू जीवन का, गृह जीवन का, स्वराज्य का आनंद लेते थे। आज बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और इस पाठ का अगला हिस्सा अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।